हेलो एवरीवन, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज मैं आपको कक्षा 8 हिंदी बसंत का पाठ 6 का भगवान के डाकिए की प्रश्न अभ्यास कराऊंगी। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए। देखिए ये कविता, इसका सारांश मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। भगवान के दो डाकिए हैं, एक पक्षी है और एक बादल है। इनमें यही पूछ लिया है कि इसको भगवान के डाकिए कवि ने क्यों बताया है। आंसर है, पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि पक्षी और बादल वह चिट्ठियाँ लाते हैं जिसमें भगवान द्वारा भेजा हुआ संदेश होता है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, यदि पक्षी है, वो पक्षी द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक जाती है, जो कि इंसान नहीं, वो केवल भगवान के ही द्वारा करे गए कार्य हैं। और बादल जहाँ बनता है दूसरे देश में बरसता है, तो इसका अनुमान हम नहीं, प्राकृतिक में रहने वाली चीज़ें, पेड़ पौधे और पर्वत आदि ही लगा पाते हैं। ये इंसानी डाकियों की भांति मनुष्यों द्वारा बनाई गई सीमा में बंधकर काम नहीं करते हैं। देखिए जो इंसानी डाकिया है वो इंसानों के रूल्स के तहत होकर ही कार्य करेगा, लेकिन पक्षी और बादल देशों की सीमाओं को नहीं मानते हैं। वे सभी संदेशों को समान रूप से बांटते हैं, चाहे वह कोई भी जगह हो और कोई भी स्थान हो। थर्ड है, इनकी लाई चिट्ठियों को मनुष्य नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को पेड़, पर्वत, पौधे, पानी, पक्षी पढ़ते हैं। कवि का मानना है स्टूडेंट्स कि मनुष्य चाहे अपने आप को कितना ही विद्वान समझे, लेकिन वो प्रकृति में बनाई गई संसाधनों को की आवाज़ को नहीं पढ़ पाता है। इन चिट्ठियों को केवल प्रकृति द्वारा बनाए गए संसाधन जैसे पेड़, पौधे, पानी, पक्षी आदि ही पढ़ सकते हैं। लास्ट है, इसमें निहित संदेश किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना होकर सारे संसार के लिए होता है। दूसरे शब्दों में विश्व बंधुत्व का संदेश फैलाते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जो पक्षी और बादल हैं वो किसी भी देश की सीमा को नहीं मानते हैं, इसलिए पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिए बताया है। सेकंड है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, नदियाँ, झरने, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। यानी कौन किस चीज़ में आते हैं, ये सब प्रकृति में आते हैं। तो यही पक्षी और बादलों द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है, यानी कि ये कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, आपकी कविता में किन पंक्तियों का अर्थ है। ये पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। आपने इसमें 2 स्टैंजा थे। आपने इसमें पहले स्टैंजा में पढ़ा था कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, तो इसमें हमारा होगा पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं और क्या करते हैं, पक्षी और बादल प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। यानी कि ये पहले स्टैंजा का जो कविता में दिए गए हैं उनका भाव है। ख है, प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है, ये अर्थ है। और किन पंक्तियों में आया है, ये 2 पैराग्राफ थे, लास्ट वाले में आया है। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। यानी कि बादल एक देश में पानी से बनकर और दूसरे देश में बरस जाते हैं, वो देश की सीमाओं को नहीं मानते हैं। ये आपका सेकंड पैराग्राफ वाले उसमें आया है। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं। आंसर है, पक्षी और बादल की लाई चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पेड़, पानी, पहाड़ यह पढ़ पाते हैं
कि प्रकृति में उनके आसपास जो सौरभ उड़ रहा है, सुगंध, सौरभ का मतलब सुगंध उड़ रही है, तथा जल जो वाष्प में चारों ओर विद्यमान है, उसे दूर दूर तक पहुंचाना है। इस काम का प्रसार दूर दूर तक अन्य देशों में भी चाहिए। इस कार्य को बिना किसी भेदभाव के स्वच्छंदतापूर्ण संपन्न करना है। पक्षी और बादल देशों की किसी भी सीमा को नहीं मानते हैं, वो हर सीमा को समान रूप से देखते हैं, चाहे कोई सा भी जगह हो। आप पक्षी ले लीजिए, पक्षी के पंखों द्वारा फूलों की सुगंध दूर दूर के देशों तक जाती है और बादल एक देश में पानी बनकर दूसरे में बरसते हैं, यानी कि वो सबको समान समझते हैं। 5वां है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव यह है कि धरती के लिए इस पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक समान हैं, वे कहीं के भी वासी क्यों ना हों। प्रकृति धरती स्थान का भेदभाव किए बिना अपने पराये की भावना से ऊपर उठकर सुगंध भेजती है। इस सुगंध में प्रेम, एकता, सद्भावना तथा समानता का संदेश छिपा रहता है। जो भगवान के द्वारा बनाए गए डाके हैं वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखते हैं और विश्व बंधुत्व का ईश्वरीय संदेश संपूर्ण विश्व को प्रेरित करते हैं। पाठ के आगे भी 3 प्रश्न है स्टूडेंट्स। पहला देख लेते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं। मतलब जो पक्षी और बादल भगवान के डाके के रूप में काम करते हैं, तो आपकी दृष्टि क्या है उसमें। उत्तर देख लेते हैं, पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। कवि इसमें कहना चाहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीख लेकर, किनसे सीख लेकर, पक्षी और बादल से सीख लेकर, जिस तरह से वो किसी भी एक देश से दूसरे देश या किसी भी चीज़ में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी तरह से उनसे सीख लेकर मनुष्य को धर्म, प्रदेश, वर्ण व जातीय बंधन की बेड़ियों को तोड़ दे और एकता का संदेश चारों ओर फैलाए। मतलब सब को समानता का अधिकार मिले। दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स इसमें, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, आज के युग में इंटरनेट का बहुत ही बड़ा रोल है। आप खुद देखिए, जो आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं वो भी इंटरनेट से ही लेते हैं। तो आपको ये कहा गया है कि जो पहले भगवान के डाके थे, पक्षी और बादल की तुलना किससे करेंगे हम, आज के युग से, यानी कि साधन से, इंटरनेट से करेंगे और उस पर 10 पंक्तियाँ लिखनी है। और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है, किंतु इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करता है। आप देखिए कि जब बारिश होती है तो चारों तरफ स्वच्छता ही स्वच्छता और अच्छी महक फैल जाती है, और इसी तरह से पक्षी देखिए जब उड़ते हैं तो हवा में खुशबू आती है, यानी कि वो पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन इंटरनेट में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं किंतु इंटरनेट नहीं है, क्योंकि पक्षी और बादल भगवान की मर्जी से कार्य करते हैं किंतु इंटरनेट मानव की से करता है। तीसरा है, पक्षी और बादल स्वेच्छाधारी हैं किंतु इंटरनेट विद्युत पर निर्भर है। आप देखिए, बादल कभी भी बरस जाते हैं जब भगवान की मर्जी होती है, लेकिन यदि बिजली चली जाए या कुछ हो जाए तो इंटरनेट नहीं चलेगा। पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं किंतु इंटरनेट मानव की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। फिफ्थ, पक्षी और बादल का कार्य धीमी गति से होता है किंतु इंटरनेट का कार्य तीव्र गति से होता है। आप देखिए कि आप जो है मेल 1 सेकंड में आप दूसरे अपने मित्र को करेंगे तो वो मिल जाती है, लेकिन ऐसा
पक्षी और बादल के साथ नहीं हैं। 6 है, पक्षी और बादल की गतिविधियां केवल प्रकृति ही समझ पाती हैं। प्रकृति में कौन कौन आता है, जैसे पेड़ पौधे, पानी, हवा, ये सब समझ पाते हैं, मनुष्य नहीं समझ पाता है। लेकिन इंटरनेट को मानव बुद्धि समझ पाती है। 7 है, पक्षी व बादल के किसी को जितना व्यापक देखा जाता है, इंटरनेट के कार्य को उतना व्यापक नहीं देखा जा सकता। मतलब कि काफ़ी विस्तार होता है इसका, पक्षी और बादल यानी भगवान के डाकियों का। 8वां है, पक्षी और बादल का कार्य रचनात्मक होता है, किंतु इंटरनेट का नकारात्मक भी हो सकता है। आप देखिए इंटरनेट पर कितनी गलत चीज़ें आती हैं जिससे स्टूडेंट्स बिगड़ भी जाते हैं, अच्छी भी आती हैं और नकारात्मक भी आती हैं। नेक्स्ट, पक्षी और बादल अपराधी की भूमिका नहीं निभा सकते, किंतु इंटरनेट चलाने वाले अपराधी की तरह कार्य कर सकते हैं। आप देखिए कि जो प्रकृति है वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करती है, लेकिन इंटरनेट वगैरह जैसे हमारे अकाउंट्स हैक हो रहे हैं आजकल स्टूडेंट्स, और इतने गलत उस पर मूवीज़ पड़ी रहती हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, गेम्स खेलते हैं, टाइम वेस्ट होता है। ये सब जो है आपराधिक कार्य ही हैं कि इसका समय का मिसयूज़ हो रहा है। बच्चे ज़्यादा मोबाइल्स देखते हैं, नेट देखते हैं, तो उससे उनकी आंखें भी खराब हो रही हैं, यानी कि ये निगेटिव का काम करता है। लास्ट है, पक्षी व बादल की भूमिका प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है, किंतु इंटरनेट वैज्ञानिक प्रेमी को प्रभावित करता है। मीन्स कि पक्षी और बादल प्रकृति को ही भाते हैं। आप देखिए जब वर्षा हो रही है ये भी प्राकृतिक है, पक्षी कुछ काम करे वो भी सब प्राकृतिक है, जिसको पेड़ पौधे पानी हवा ही समझ पाते हैं। लेकिन इंटरनेट पूरी तरह से वैज्ञानिक है। हमारे जीवन में डाके की भूमिका क्या है, इस विषय पर 10 वाक्य लिखिए। देखिए स्टूडेंट्स, डाके की आज के युग में इंटरनेट होते हुए अहमियत कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। आज भी गांव देहात में हमारे सारे कार्य डाकिये से ही होते हैं। इस पर हम 10 वाक्य देख लेते हैं, पूरे 10 के 10 देखेंगे स्टूडेंट्स। डाकिये का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पहला वाक्य इसमें डाकिया क्या करता है, डाकिया समाज सेवा का कार्य करता है। देखिए वो हर काम को जो है चिट्ठी पत्र आपके पास लाता है, तो वो समाज सेवा ही है। दूसरा, वह हमारे मित्रों रिश्तेदारों का समाचार देता है। वह देश विदेश की सूचनाएं हमारे पास पहुंचाता है। ठीक है। 4th है, डाकिया पार्सल लेकर हमें देता है। 5th, डाकिया मनी ऑर्डर हमारे पास पहुंचाता है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी बच्चों बाहर काम करता है तो अपनी जीविका चलाने के लिए वो अपने घर में पैसे भेजता है, उसी को ही मनी ऑर्डर बोलते हैं। 6th है, डाकिया डाक बचत योजना को सफल बनाकर हमें लाभ पहुंचाता है। डाकिया समयनिष्ठ होता है, वह नियमित रूप से एक निश्चित समय पर पत्र मनी ऑर्डर या पार्सल लेकर आता है। इसकी भी टाइमिंग्स होती है स्टूडेंट। डाकिया तार द्वारा बधाई पत्र, शोक पत्र हमें प्रदान करता है। डाकिया जनपद, प्रांत या राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर मानव को एकता स्थापित करने का संदेश देता है। आप देखिए, आपने पत्र लिखा और आपके रिश्तेदार दूसरे जनपद में, प्रांत में या फिर दूसरे राष्ट्र में रहते हैं, तो डाकिया वहीं पर ही चिट्ठी लेकर जाएगा। तो वो क्या करता है, जनपद, प्रांत और राष्ट्र की सीमाओं को तोड़कर मानव में एकता हो गई ना, कि जब वो संदेश दूसरे प्रदेश में पहुंचाता है। डाकिया के कार्य में कर्तव्य परायणता होती है, क्योंकि वह कर्तव्य भावना से ही कार्य करता है। कि डाकिया जो भी काम करता है स्टूडेंट्स, वो सामाजिक कार्य में आता है, इसलिए उसको कर्तव्य परायणता और कर्तव्य की भावना के कार्य में गिना जाता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपके ये भगवान के डाकिया पार्ट 6 के अभ्यास प्रश्न खत्म होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।